हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। सेल जो है लैटिन वर्ड सेला से मिलके बना है। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, एंटोनिडन और न्यू ल्यूबेनहॉक। इन दोनों ने लिविंग सेल का खोज किया। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का खोज किया था और इन दोनों ने लिविंग सेल का खोज किया था। उसके बाद दो साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम स्लाइडेन और स्वान था। उन्होंने एक थ्योरी दी, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, कुछ इस तरह से। जैसे कि घर बनाने के लिए सबसे छोटी चीज ईंट होती है, मतलब ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरे से घर। सेम उसी तरह सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी बनती है। सेल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल क्या होता है? सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब बेसिक यूनिट होती है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। इट इज फंक्शनल पार्ट। व्हेन सेल प्रेजेंट इन अ ग्रुप दे फॉर्म द टिश्यू। मतलब कि यह बॉडी का फंक्शनल पार्ट होता है और ये जब ग्रुप में होते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि आप सेल के स्ट्रक्चर को डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इन ऑर्गेनेल्स को एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सिंगल सेल से फॉर्म्ड होती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जो कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से मिलके बनती है, जिसे हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। सेल के अंदर एक फ्लूइड मतलब लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हम यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आपके लिए एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी? एंड दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका जवाब आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने यहाँ पे ऑर्गेनेल्स की बात की थी। जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम इनको डिटेल्स में समझेंगे कि ये होते क्या हैं और इनका सेल में फंक्शन क्या होता है। अब हम इनको डिटेल्स में समझेंगे ये होते क्या हैं और इनका हमारे सेल में फंक्शन क्या होता है। इन ऑर्गेनेल्स को देखने से पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मतलब कि सबसे बाहरी लेयर होती है, जो कि सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यह सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देता है और यह सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से प्रिवेंट करता है। यह फॉस्फोलिपिड मतलब फैटी सब्सटेंस और प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके ऑर्गेनेल्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो यहाँ पे आप न्यूक्लियस की डेफिनेशन देख पा रहे हैं। न्यूक्लियस इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज अ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो लिविंग सेल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। यह जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और यह सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जो कि सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर जाने और बाहर लाने में हेल्प करता है। जिस सेल में न्यूक्लियस ना हो उसे हम डेड सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह रॉड शेप्ड स्फेरिकल और फिलामेंटस स्ट्रक्चर का होता है। यह जो है रॉड जैसा लंबा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, जिसमें से दोनों की स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और वहीं हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की तो वो फोल्ड सीरीज में और अरेंज्ड होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाले भाग को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन के लिए जो एंजाइम एटीपी बनाते हैं वो क्रिस्टी पे लोकेटेड होते हैं। राइबोसोम्स स्मॉल डेंस मेम्ब्रेन लेस ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से
मिलके बना होता है। राइबोसोम्स जो है वो एमिनो एसिड से प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम्स जो है ना वो साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे फ्री फ्लोटिंग करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी फ्री फ्लोटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का एक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक, और यह न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। सबसे पहली बात ध्यान देंगे, यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करता है। यह कैल्शियम को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। यह कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। यह लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है और यह ड्रग के टॉक्सिसिटी को भी कम करता है। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इनका सरफेस रफ होता है, और जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहां से प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब हम देखते हैं गोल्गी अपैरेटस क्या होता है। गोल्गी अपैरेटस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिल गोल्गी ने 1898 में किया था। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको उन्होंने गोल्गी एपरेटस का नाम दिया। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यह राइबोसोम्स प्रोड्यूस हुए प्रोटीन को गोल्गी एपरेटस के किस्टर्नी में एक्यूमुलेट करता है। प्रोटीन और उससे जुड़ी किसी भी वेसिकल्स को सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के रूप में देखा जाए। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह ऑर्गेनल सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होता है जिसकी पीएच बहुत लो होती है, और यह एंजाइम फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ करने में हेल्प करता है। जब सेल के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है तो लाइसोसोम उसे इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब हम देखते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। जैसा हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए बोन हेल्प करती है, सेम वैसे ही सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए साइटोस्केलेटन का होना जरूरी है। साइटोस्केलेटन को हम 3 कैटेगरी में देखते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनको जो है इनके डायमीटर के बेस पे और प्रोटीन के टाइप्स के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और इनमें बी ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे सांप एक जगह गेड़ी मार के बैठते हैं, सेम वैसे ही ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो इसका बाहरी डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 25 नैनोमीटर का और इंटरनल डायमीटर 15 नैनोमीटर का होता है। अब देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल के शेप को मेंटेन रखने में एंड उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मायोसिस के दौरान क्रोमोसोम को अलग करने के लिए स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है। यह एक्टिन प्रोटीन से थिन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक्टिन प्रोटीन से भी थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। यह बहुत सारी सेलुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सेल मोटिलिटी मींस कि यह सेल के मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका दूसरा सबसे मेन फंक्शन होता है कि यह सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह सेल के शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम दोनों में ये पॉइंट सेम लिख सकते हैं। इसका तीसरा फंक्शन, माइक्रोफिलामेंट सेल एडिशन और माइग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो टिश्यू के डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में,
उनके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।